हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एंड टुडे फॉर्चुनेटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अकाउंट्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, व्हाट दे डू, व्हाट द उनका बुक्स ऑफ अकाउंट कैसा होता है, उसके ऊपर एक चैप्टर बना हुआ है। तो वो चैप्टर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। एंड इट इज़ नॉट द कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बट सम ऑफ द एस्पेक्ट जो हम लोग जानते हैं। अब आप थोड़ा सा याद करिए कि एंड आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो वो बिल क्या है। अगर आप ऐसे बात करोगे तो देखो, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एक्सपेंस, बट द सेम बिल इज अ सेल्स इनवॉइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जब आपके घर पे बिल भेजता है तो आप लोग बोलते हो अरे इतना ज़्यादा बिल भेज दिया। कोई कोई बोलता है अरे मेरा बिल इतना कम आता है, कोई बोलता है मेरा बिल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि हमारा बिल ज़्यादा आता है। अब जो जो बिल ज्यादा आता है, कम आता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की इनकम है, सेल्स है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अपने मन से आपको चार्जेस लगा सकते हैं? अगर ऐसा होता तो सबसे महंगा इलेक्ट्रिसिटी बिकना चाहिए। क्योंकि अगर सबसे महंगा बेचो, ऐसा कोई बंदा नहीं है पूरे कंट्री में जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह सके, वरना तो आपको दिए जला के रहने पड़ेंगे, मोमबत्ती जला के रात गुजारनी पड़ेगी। कैन आई से लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी विल बी मैस। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी आई वुड से। जैसे कि वाटर, पानी, पानी महंगा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी कांट बी कॉस्टली। अगर ये महंगा हो जाए तो भी हमको खरीदना पड़ेगा, और ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल आइटम। सो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द एसेंशियल आइटम, और जितने भी एसेंशियल आइटम है जो महंगे हो गए तो बहुत दिक्कत आ सकती है, ऐसी सारी चीजों को कंट्रोल और रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलवेज रिमेंबर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैनॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कि भैया तू तेरे मन से बेच, ऐसा नहीं कर सकता। सेम थिंग हैपेंस विद शुगर। शुगर वाली जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑयल, आप देखते रहते हो कि गवर्नमेंट कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ द ऑयल, पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, कम होते हैं। ये सब डिसीजन कौन लेता है? ये लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं तो इन लोगों का जो कैलकुलेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेक करता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कैसे कंट्रोल करता है? तो दे हैव अ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसके पहले अर्लियर दे हैड वेरियस रेगुलेशंस एंड ऑल, सब कुछ अंडर द गवर्नमेंट, पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट वाज हैंडलिंग इट। सो देयर वाज डिफरेंट एक्ट टुवर्ड्स इट। और ये जमानों से चला आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आज नया चैप्टर नहीं है, जमानों से चला आ रहा है। तो उसके रेगुलेशंस आते रहते हैं टाइम टू टाइम कि क्या चेंजेस हैं, क्या रेट करना है, कैसे चार्ज करना है, ये सब चीज़ों का गाइडेंस आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ पर एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेक कर सकता है? आप गवर्नमेंट को बोलोगे देखो मेरा खर्चा इतना है, तो इतना तो प्रॉफिट ऐड करने दो, तो उसके हिसाब से यू विल चार्ज द कस्टमर। बोलने का मतलब तो गवर्नमेंट ट्रैक्स दी कॉस्ट पार्ट, वो कॉस्टिंग के पार्ट्स को ट्रैक करता है और उसके ऊपर रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करके बोलता है ठीक है इतना तुम कस्टमर से ले सकता है। या फिर गवर्नमेंट समटाइम बोलता है कॉस्ट में इतना पार्ट मैं देता हूँ, तुम कस्टमर से इतना मत लो। तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जब आया था तो उन लोग ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ किया था। यू रिमेंबर रिलायंस केम इनटू इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, आपको याद होगा। तो अदरवाइज उसके पहले तो बीएसईएस था, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो अलग लेवल पे आते थे। उसके बाद रिलायंस एज अ प्राइवेट प्लेयर केम, नाउ अदानी इज देयर, टाटा इज देयर। सो वी कैन सी द प्राइवेट प्लेयर्स। ये प्राइवेट प्लेयर इसी वजह से आ पाए बिकॉज 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 इस एक्ट में वैसा प्रोविजन उन्होंने रखा था कि प्राइवेट प्लेयर्स कैन अलाउ, दे कैन सेट अप द इलेक्ट्रिसिटी एंड दे विल सेट अप द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। देखो अभी तक इट वाज अ सेंट्रल इशू, सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज को ध्यान देता था। देन सेंट्रल गवर्नमेंट रियलाइज मैं क्या क्या ध्यान दूं, let it be the state का मैटर। सो कर्नाटका गवर्नमेंट विल टेक केयर देयर स्टेट, केरला विल टेक केयर देयर, महाराष्ट्र विल टेक केयर देयर, एमपी विल टेक केयर। तुम अपना इलेक्ट्रिसिटी का तुम तुम्हारा देखो। जहां पर दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे मान लो मैं पावर जनरेट कर रहा हूं एमपी में, एंड दिस एमपी का इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय वेरियस अदर स्टेट्स, इन दैट केस देयर आर टू स्टेट्स इन्वॉल्व। ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जंप करेगा एंड देन दे विल रिजॉल्व द मैटर। बोलने का मतलब ये है, सेटअप ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज अ न्यू थिंग दे केम अप विद दैट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये कमीशन कौन है? देखो, आप इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्टिंग करके मोदी अंकल को नहीं भेज दोगे, मोदी जी को लो भाई तुम करके बताओ कितना रहना चाहिए। मोदी हैज नथिंग टू डू विद दैट, ही इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बट ही इज नॉट गोइंग टू टेक द कॉल।
सो दे हैव क्रिएटेड अ सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी। जैसे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को अगर कंट्रोल करना है तो दे हैव अ IRDA, Insurance Regulatory Development Authority. Similar way, if you just look for the business of what we call banks, finance, so there is a RBI, Reserve Bank of India. Similar way, to control the electricity companies, there is a body called Electricity Regulatory Commission. There are two, central and state. One is called CERC, one is called SERC. Obviously state बोलूंगा तो हर एक स्टेट में एक एक होगा, सेंट्रल तो एक ही होगा। सो ऐसे सेटअप किया गया है। एंड यहाँ पर जो झगड़े होंगे, कंपनीज को तुम बोलोगे इतना चार्ज करो, ये कॉस्ट गलत है, ये ऐसा ऐसा, ये जो भी डिस्प्यूट होगा, दिस विल बी हैंडल्ड बाय appellate tribunal. These companies can go to the appellate tribunal, or the government can go to the appellate tribunal for any disputes may arise in the future. And there is an ombudsman for consumers may have a complaint, मेरा बिल ज़्यादा आता है, ये मुझे अननेसेसरी का चार्ज कर रहे हैं, ये चीज़ फलाना ढिकाना, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। तो बोलने का मतलब है दिस एक्ट was beautifully designed to cover these aspects. Hey, hello, not only these aspects, मैं इधर लॉ नहीं सिखा रहा तेरे को। हाउ कैन आई टीच यू लॉ, ये तो राधिका मिस करती है। मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया, उसमें ये सब आया और ये कमीशन भी आया। दिस हैज समथिंग टू डू विथ माई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया आपको बेसिक्स कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी घर पे आता है, ये सब मैटर स्टेट का भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। तो यहाँ पर हम किसको किसको जाके चिल्लाएं, प्राइवेट प्लेयर्स भी अलाउड है। 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था। तो पहले ये थोड़ा सा आप थियरी लिख लीजिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। पहले इतना लिख लीजिए फटाफट फटाफट। अब क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, अब आपने इतना सब लिख दिया। अब जो हमको इश्यूज यहाँ पे डील करने हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वन इज दिस collecting security deposit. You must have seen तुम्हारे electricity bill में they have collected deposits from you people. So what this happens with the deposit, इसके साथ होता क्या है, what happens with the deposit, and these are charged to the consumers and they are supposed to pay interest on that. हाँ, बोलने का मतलब it is actually deposit which अगर आप कल जाके बोलते हो कि मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, लेके जाओ, मैं दिए दिए जला के रहूंगा, मोमबत्ती जला के रहूंगा, then they will repay your deposit along with the interest. तो इसकी अकाउंटिंग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैसे करता है, काइंड ऑफ लायबिलिटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, यस और नो? They have collected some security deposit from you and obviously they will pay interest on that deposits. They are supposed to pay interest on that deposits. Okay, so one thing is that. Second, there is something called as service line cum development charges. The electricity company can charge service line cum development charges. Service line क्या होता है, मान लो अभी मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, I asked for electricity. You must have seen in village area when you call for electricity, so they ask you for some charges, setup charges. तुमसे वो लाइन का चार्जेस नहीं लेंगे कि तुम्हारे विलेज तक जो लाइन लेकर आएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, वो चार्जेस नहीं लेंगे। दे विल चार्ज जहाँ पे मेन मीटर है वहां से तुम्हारे घर तक लाने का एक नॉमिनल अमाउंट तुमसे ले लेते हैं, ये बोल के कि इतना भर दो। सो दैट्स ए न्यू कनेक्शंस और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के चेंजेस और मॉडिफिकेशंस में भी। जैसे पहले तुम छोटे मोटे घर के चीज़ें चलाते थे, अब तुमको बड़ी मशीन्स चलानी है, तो ऑब्वियसली यू नीड अ हाई वोल्टेज, हाई पावर, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी। इन दैट केस यू नीड अ डिफरेंट कनेक्शन। जैसे कि हम लोग के घर में केबल आता है, नॉर्मल केबल आता है। इफ़ आई एम आस्किंग HD केबल, मुझे कुछ हाई डेफिनेशन वीडियोज़ देखने, देन यू विल डेफिनेटली आस्क फॉर बेटर दिस थिंग, नो? सेम गोज विद द इंटरनेट। अगर आप हाई फाइबर इंटरनेट यूज करते हो तो आपको स्पीड अच्छी मिलती है, तो ये सब चीज़ें के चार्जेस लगते हैं। तो सेम वे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैन चार्ज सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्जेस विच आर नॉन रिफंडेबल इन नेचर. दिस आर चार्जेस विच दे कैन ऑफिशियली एंड चार्ज टू यू एज अ कंज्यूमर अपार्ट फ्रॉम एवरी डे का जो यूसेज है तेरा इलेक्ट्रिसिटी का, वो अलग। हाँ, ये अलग। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सी, it's a responsibility of government of India to provide electricity to people so that these people can work for a country. अगर प्रोडक्शन होगा, सब चीज़ चलेगा। पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी इज नथिंग बट व्हेन यू डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग यू हैव टू डू अ मैनुअल. सो व्हाट हैपेंस, यू नो, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स इज गोइंग इनटू मैनुअल वर्क. जैसे अभी ट्रैक्टर आने से क्या हो गया कि जो फील्ड्स थे वो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। फार्मर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। फॉरेन में चले जाओगे तो हेलीकॉप्टर वगैरह यूज़ होता है बॉस, वो अलग लेवल पे उनका फार्मर इज़ वेरी रिच.
अपना फार्मर इज डाइंग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट अंडरस्टैंडिंग दिस, इनिशियल द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जब सेटअप बैठता है तो कोई भी कंपनी वाला बोलेगा मैं क्यों विलेज एरिया में जाऊँ, मैं क्यों इस रिमोट एरिया में जाके इलेक्ट्रिसिटी पर, मेरा पास इतना सारा खर्चा होएगा, मैं इतना सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद दिस प्रोजेक्ट. गवर्नमेंट सपोर्ट्स, ओके तुम चलो, मैं तुमको थोड़ा पैसा देता है. तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट के ग्रांट्स मिलते हैं, ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशियल सेटअप के लिए. और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पहला सेटअप होता है, इट्स अ ह्यूज सेटअप. एंड वंस दीज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज गोइंग ऑन, देन देर इज अ रेगुलर जो भी खर्चे होंगे, जैसे कि कोई मशीन खराब हो गया, कोई पर्टिकुलर पार्ट खराब हो गया, वो पार्ट को रिप्लेस करो, नया थोड़ा सा एक्सटेंशन करना है, ये पहले 2 विलेज कवर करते थे, अभी 4 विलेज कवर करना है, तो 2 विलेज का एक्सटेंशन करो. सो दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर. यू कैनॉट से कि एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया तो वही जिंदगी भर चलेगा, ऐसा नहीं है. कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार देना पड़ता है. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, टैरिफ कैलकुलेशन कंपोनेंट. तुम्हारे घर में जो बिल आता है, वो बिल में कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट मतलब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हूँ, देन हाउ एम आई गोइंग टू चार्ज टू द कंज्यूमर्स. इफ गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द प्राइस, गवर्नमेंट थोड़ी ऐसा बोल सकता है अच्छा इतना बिल भेजो, अच्छा ये बंदा एसी यूज करता है, इसको इतने का बिल भेजो, इसको 2000 का बिल भेज दो. गवर्नमेंट कैन नॉट टेल मी किसको कितने का बिल भेजना है. गवर्नमेंट विल गिव मी द रेगुलेशन, गवर्नमेंट will give me the calculation. By following those calculation, I will come up with the tariff. Tariff, nothing but charges that I'm going to levy upon you for the electricity consumed by you. ओके तो उसके कैसे कैलकुलेशन होगा, रेगुलेशन क्या है, रूल्स क्या है, वो अपने को दिया है फोर्थ पार्ट में. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द कमिंग वीडियो. ये 4 ही चीजें आपके सिलेबस में, 4 ही चीजें पढ़नी है, 4 ही चीजें अपन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी खत्म. ओके तो सबसे पहला, कलेक्टिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कंज्यूमर्स. जस्ट राइट इट डाउन, देन आई विल गो अहेड विद इट. द फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम कंज्यूमर्स. कितना? अब कितना वाला कैलकुलेशन अपने को यहाँ नहीं है. दे हैव जस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन. देख भैया, कितना क्या होता है, जैसा तूने कनेक्शन लिया है, अगर तुमने एल होता है, जैसे आपने देखा रहेगा कि ऑफिसेस जो होते हैं, जहाँ पर बिजनेस एरिया होते हैं, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अलग होता है, वहाँ का चार्जेस अलग होता है. दुकान खोलोगे तो इलेक्ट्रिसिटी अलग रेट से मिलती है आपको, बिकॉज दुकान में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है कंपेयर टू घर. एंड घर है तो अलग इलेक्ट्रिसिटी अलग रहेगा. और घर बोलेगा तो हाउस होल्ड्स, नॉट वेरी रिच पीपल. दुकान है, बिजनेस है, तेरा खर्चा है, तो कंज्यूमर को चार्ज कर सकता है, तो तू ज़्यादा बिल भर. और ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज का तो इलेक्ट्रिसिटी का लेवल ही अलग होता है. मतलब वो लोग का तो हाई वोल्टेज, हाई लेवल पे उनको मशीन चलानी है, तो ऐसे केस में उनका अलग होता है. तो एवरी वन पेज सिक्योरिटी डिपॉजिट बेस्ड अपॉन देयर electricity consumption. So they do a calculation, they do have a calculation, there is a mechanism how they calculate, but I'm not going into it because वो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा. मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, अगर किसी कंज्यूमर से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज किया तो एंट्री क्या पास करेंगे? सिंपल एंट्री, दे विल पास बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट्स. समझो 100 रुपये. अभी किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया तो भाई तुझको उसको ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. एंड टेक्निकली दिस डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. यस और नो? कल जाके पे करना पड़ सकता है ना, तो दे विल कीप इट इन अ नॉन करेंट लायबिलिटी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. सो बेसिकली लायबिलिटी की जगह मैं इसको एनसीएल लिख दूं क्या? इट्स नॉट करेंट लायबिलिटी, इट्स नॉन करेंट. सेकेंडली यू हैव टू पे इंटरेस्ट. तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के एंगल से देखेगा तो इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर देम. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, समझो 10 रुपया. नाउ टेल मी, दिस इज तो एक्सपेंस, फर्स्ट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज ऑल्सो नॉन करेंट लायबिलिटी. आज थोड़ी दिन है, वो तो डिपॉजिट में जाके ऐड कर देंगे वो लोग. और जिस दिन तुम बोलेगा मेरा कनेक्शन काट दो, मेरे को मत दो, तो दे विल टेक अप. एंड डिपॉजिट लेने का एक और पर्पस क्या होता है, जैसे हम लोग रेंट पे रहते हैं तो डिपॉजिट भरते हैं. कल जाके अगर मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया और पैसे नहीं दिए, तो दे विल टेक दैट मनी फ्रॉम योर डिपॉजिट. इसलिए दे हैव अ कैलकुलेशन. डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज दे आर गोइंग टू चार्ज द सिक्योरिटी डिपॉजिट टू यू. So this is just a journal entry given in the module, so I thought of sharing with you guys. This, you got the point?
दिस वॉज फर्स्ट रिलेटेड टू सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट क्या अपना बताओ? या वेरी गुड, सर्विस लाइन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस। सर्विस लाइन नई सर्विस जो आपको दे रहे हैं या एग्जिस्टिंग में चेंजेस कर रहे हैं, उसके चार्जेस, उसके फीस, which is non-refundable in nature guys, non-refundable। I'll tell you what it is all about। सुन लो रे ठीक से। सर्विस लाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट मीन्स मॉडिफिकेशन। सबसे पहली चीज, it is collected from customer for a new connection or expansion or upgradation to the existing connection। These are non-refundable in nature। You understand non-refundable? मतलब गवर्नमेंट तेरे को ये वापस से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी तेरे को रिटर्न नहीं करने वाला बॉस। इट्स नॉट डिपॉजिट। या इट्स अ काइंड ऑफ रिकवरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। जैसे मीटर्स लगाते हैं, वायरिंग करते हैं, वो तुमसे रिकवर करते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा। तो ऐसे अगर सर मीटर लगाया और मेरे इधर वायरिंग करी, तो क्या मैं उसका ओनर हूं? अच्छा, तुम्हारे घर में जो मीटर लगा है, क्या तुम उसके ओनर हो? मीटर उतने का नहीं आता जितना पैसा तुमने भरा है। मीटर महंगा आता है, बट ये लोग थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा पोर्शन आपसे लेते हैं। दैट्स इट। असेट उनका ही है, तुम ओनर नहीं बनते हो, तुम सिर्फ एक चार्जेस पे कर रहे हो। तो उसी बैकड्रॉप पे देखो अकाउंटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो बैलेंस शीट में अगर देखेगा तो देखो उन्होंने एसेट पे खर्चा किया, वो मीटर, नेटवर्क, कनेक्शन वगैरह, लेइंग डाउन चैनल, तुम्हारे इधर घर तक लाके कनेक्शन दिया, एंड दे चार्ज मनी फ्रॉम यू। तो जो पैसे आपने दिए, सो दैट इज अ बैंक, so they got the money। Now this amount SLD, they can treat it in a multiple way। First thing, tell me, is it income? Is this income? मान लो मैंने आपसे 100 रुपए लिए, तो 100 रुपए जो मुझे मिले हैं कनेक्शन सेटअप करने के लिए, एक्चुअली देखेगा तो असेट जो तुम्हारे घर के पास मैंने लगाया है, मीटर एंड ऑल, उसका चार्जेस लिया मैंने। तो बेचा थोड़ी तुमको मीटर, वायरिंग थोड़ी तुमको बेचा। तो इसके अकाउंटिंग में ना डिस्प्यूट्स आते हैं। तो डिस्प्यूट क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, आप इसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर सकते हो, और राइट ऑफ ओवर लाइफ ऑफ द असेट्स टू पीएनएल। जैसे जैसे ये मीटर, असेट्स, वायर, जो भी नेटवर्क बिछाया है, उसको राइट ऑफ करोगे पीएनएल में एज ए डेप्रिसिएशन, लॉस दिखाओगे, उसकी अगेंस्ट में रिकवरी हुई है। नहीं समझा? समझो 100 रुपए का आपने मीटर लगाया, 100 रुपए में से 10 रुपया पीएनएल में लिया, सो लॉस हो गया। तो आपने ये जो 100 रुपया कलेक्ट किया, उसका 10 रुपया आप इनकम में दिखा दो, 10 इधर 10 उधर, कैंसल। आइडियली 10 रुपये थोड़ी होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन की जो असेट का सेटअप हुआ है, जब जब वो पीएनएल में आएगा डेप्रिसिएशन बोल के, लॉस बोल के, वैसे वैसे आप भी इस एसएलडी को, सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्जेस को, पीएनएल के इनकम साइड में राइट ऑफ करोगे। लाइबिलिटी साइड में तो राइट ऑफ होगा तो लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, और उसको राइट ऑफ करना है तो उसको डेबिट, तो एसएलडी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो पीएनएल के क्रेडिट में आएगा बाय एसएलडी, एंड this will be written off over a period of time। so this is a one treatment, this is what you can do। ये समझा आपको फर्स्ट वन? सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होता है? इसको लाइबिलिटी मत बोलो, इसको रिजर्व बोलो, एंड डोंट ट्रांसफर। मतलब ट्रीट इट एज ए योर इनकम, बॉस खत्म करो ना। रिजर्व मतलब शेयर होल्डर का पार्ट है, ले लो तुम लोग, तुम्हारा ही है, कहाँ उसको पीएनएल वीएनएल के थ्रू लेकर आ रहे हो? डोंट ब्रिंग इट। अरे वैसे भी जो प्रॉफिट निकलता है वो रिजर्व में ही ट्रांसफर होता है, तो डायरेक्ट रिजर्व में डाल दो। दिस इज अनदर ट्रीटमेंट दैट यू कैन डू, एंड देन यू डोंट नीड टू ट्रांसफर इट टू पीएनएल। लायबिलिटी बोला तो ट्रांसफर करना है, रिजर्व बोला तो ट्रांसफर नहीं करना है। थर्ड, टेक इट एज अ कैपिटल रिजर्व, मेक इट स्पेसिफिक रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बोला तो उसको पीएनएल में ले लो इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, सिमिलर टू फर्स्ट। फर्स्ट में लाइबिलिटी बोला, ट्रांसफर कर रहा था पीएनएल में ओवर ए लाइफ ऑफ द एसेट, सिमिलर वे यहाँ पे भी करना है। कैपिटल रिजर्व बोलो और धीरे धीरे उसको कहाँ लेके जाओ? पीएनएल में, मतलब इनकम साइड में लेके जाओ। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन लग रहा है, 1 and 2 का, रिजर्व भी बोल रहा हूँ और पीएनएल में भी ले रहा हूँ। यस। थर्ड जो है मेरा फेवरेट है, रिडक्शन फ्रॉम द एसेट। मतलब मान ले अगर मीटर 200 रुपए का है, ये समझा रे? तूने मुझे 100 रुपए दिया, तो मैं इसमें से रिड्यूस कर दूंगा ना भाई, एसएलडी। तो नेट खर्चा मेरे को 100 ही रुपया लगा, इसको डेप्रिशिएट करेंगे। मगजमारी नहीं, ना रिजर्व ना लाइबिलिटी ना कुछ, डायरेक्टली रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो दीज आर द ट्रीटमेंट विच आर अवेलेबल। या ओके,
रिड्यूस फ्रॉम दी क्या हो गया, रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रिड्यूस्ड अमाउंट, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लो। तो ये 4 ट्रीटमेंट अलाउड है आपको एसएलडी को लेके। सर हमको कौन सा करना है, अबे तेरे को तो एग्जाम में पूछेगा भी नहीं बे, थियरी में पूछा तो बताने जैसा है, बाकी इतना पीएचडी करने जैसा नहीं है। तो सिर्फ इतना समझ ले कि एसएलडी करके कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए सर्विस लाइन कम डेवलपमेंट चार्जेस। जितना थियरी लिख के दिया है उतना थियरी पढ़ के रख लो, उतना बहुत है तुम्हारे लिए। तो या तो तुम इसको लाइबिलिटी ट्रीट करो, ट्रांसफर इट टू पीएनएल, रिजर्व ट्रीट करो, डो नॉट ट्रांसफर एट ऑल। थर्ड, कैपिटल रिजर्व ट्रीट करो, धीरे धीरे उसको पीएनएल में लो इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट। थर्ड एंड फोर्थ, रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओनली, मगजमारी नहीं। इन ऑल द केसेस you must know it is not refundable, डिपॉजिट नहीं है ये चार्जेस है। ओके, और ये इनकम बनेगा धीरे धीरे, बिकॉज आपने असेट के लिए चार्ज किया है। तो असेट के लिए चार्ज किया है, मैंने कोई कुछ बेचा आपको और उसका पैसा मिला ऐसा नहीं है, असेट के लिए चार्ज किया तो टाइम लगता है। ये समझा आपको? दैट्स ग्रेट। सो you have done the first one, the second one, third क्या है? ग्रांट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इनिशियल सेटअप। अब गवर्नमेंट ग्रांट में ना मैंने ना आपको ना AS12 कराया है, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो इट इज प्योरली रिलेटेड टू AS12। तो यहाँ पीएचडी करके मतलब नहीं है। AS12 टॉक्स अबाउट अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स सिमिलर वैसा ही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, वो लोग पैसा देता है कंपनीज को इनिशियल सेटअप के लिए कि चलो 100 करोड़ रुपया खर्चा है, काम करो, लो हम लोग 20 करोड़ देता है, 20 करोड़ वी विल गिव यू, 80 करोड़ यू स्पेंड, ऐसा काइंड ऑफ ग्रांट्स देता है। तो जनरली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मॉनेटरी असिस्टेंस, सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हु आर इलेक्ट्रीफाइंग द इकोनॉमी। सच अमाउंट ग्रांटेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है। मतलब कंपनी अगर मान लो 100 करोड़ का खर्चा कर रही है तो 20 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। अब ये 20 करोड़ जो मिला इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू सी हियर। तो भाई मेथड 1, 2 मेथड है, चुपचाप सुन ले। एक है जो पैसा मिला उसको कैपिटल रिजर्व दिखाओ, एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इन शॉर्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो वो कैपिटल रिजर्व में जाके पड़ा है। एंड राइट ऑफ इट टू पीएनएल इन प्रोपोर्शन टू डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट, क्योंकि गवर्नमेंट ने वो पैसा तुमको असेट खरीदने के लिए दिया था, तो असेट को तुम उतने पे ही दिखाओ जितने का तूने खरीदा है। और जब असेट को डेप्रिशिएट करके पीएनएल में लोगे तो इसका प्रोपोर्शन, इस ग्रांट का प्रोपोर्शन पीएनएल के क्रेडिट में लो, नेट ऑफ हो जाएगा। ये आपको कहां से मालूम पड़ेगा कैसा नेट ऑफ होता है? तो बेटा AS12 अकाउंट्स में AS12 है वो पढ़ने का, उसमें ये कराया हुआ है अच्छे से, उधर एग्जांपल वगैरह भी दिया है, तो इधर हैरस मत करो। दूसरा मेथड है रिड्यूस द कॉस्ट फ्रॉम द एसेट, मतलब जो भी कॉस्ट है उसमें से ग्रांट माइनस करो, नेट कॉस्ट उसको डेप्रिशिएट करो, दैट्स इट। एंड सच ग्रांट ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर हो जाएगा या होना बाकी रहेगा, आप उसमें देखोगे ये जो ग्रांट होता है इसको कौन सी एक्टिविटी में लिया जाता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी। हेलो, क्लियर है? एक एग्जांपल देना बने हैं, नहीं तो तुम दिमाग खराब करेगा। मान लो तुम है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ओके, एंड योर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन असेट इज से 100 रुपया, एंड द लाइफ ऑफ द असेट से 10 ईयर्स। वहां भी तकलीफ हो तो बोल देना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 रुपया है, एंड लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? अब गवर्नमेंट ने देखा तुम्हारी मेहनत को, दे रियलाइज बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो उन्होंने क्या बोल दिया मालूम है? चलो एक काम करो, थोड़ा बहुत हम लोग भी देते हैं। तो उन्होंने बोला चलो गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आपको हम लोग 40 रुपए देते हैं,
बैलेंस आप लाओ। ओके, अब गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो आप उसके दो ट्रीटमेंट कर सकते हो। सो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल गया, मान लेते हैं। चलो बताओ मेथड वन क्या था, उसको कैपिटल रिजर्व ट्रीट करो। तो आप क्या बोलोगे, बैंक में पैसा आया टू गवर्नमेंट ग्रांट, कितना मिला 40 रुपीज। हेलो, सेकेंड दूसरी एंट्री फटाक से मारोगे, गवर्नमेंट ग्रांट को कहां लिखना है, अभी बताया ना कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व, ये हो गया। मेथड टू क्या बोलता है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले डायरेक्टली उसको अपने को असेट में रिड्यूस करना है। सो पहले लिख देते हैं, फिर आप क्या करो मालूम है, गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट करो और जो भी असेट इससे खरीदा है उस असेट को क्रेडिट करो। इन शॉर्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दैट असेट 40। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा मैं आपको बताता हूं। असेट जो खरीदा है कंपनी ने वो 100 रुपए का है, और कैपिटल रिजर्व जो गवर्नमेंट ग्रांट से क्रिएट हुआ है जी से 40 रुपए का। और यहां का जो बैलेंस शीट जब देखोगे तो असेट जो खरीदा है कंपनी ने वो 100 रुपए का है, जिसमें से लेस कर दिया है गवर्नमेंट ग्रांट 40 रुपीज, तो असेट का नेट कॉस्ट जो है वो है 60। ये भी वही है, प्रेजेंटेशन है सिर्फ, यस और नो। अब जब आप इसको डेप्रीशिएट करोगे, किसको, इस असेट को, सो पीएनएल में कैसे दिखाओगे बताओ, 10 साल में डेप्रीशिएट करना है, सो डेप्रीसिएशन विल बी 10 रुपीज, तो इसको भी 10 साल में डेप्रीशिएट करो। सो गवर्नमेंट ग्रांट 4 रुपीज, सो इसका नेट इफेक्ट जो आएगा वो देख लो कितना आएगा, 6 रुपीज आएगा। एंड इसको डेप्रीशिएट करेंगे तो 6 आएगा नेट, क्या फर्क पड़ा, इट्स सिमिलर। ये देखो इसका नेट करो 6 होता है, इधर नेट 6 आ रहा है। दैट्स व्हाई दे सजेस्टेड आइदर ऑफ द मेथड कैन बी फॉलोड। तो आपकी मर्जी, आपको कोई भी मेथड फॉलो करना कर लो, कोई इशू नहीं। सिमिलर थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द AS12 एज वेल, बट यहाँ पे भी आपको बता ही दिया एग्जाम्पल के साथ में, वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में होगा। ये क्लियर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से पावर से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए पैसे मिल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन अप विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, लाइसेंस लिया, काम करना चालू करो। क्या है, थोड़ा सा ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पड़ेगा नहीं आपको, बस प्रोडक्ट बिकेगा जरूर। इधर दिख गया। और इसके लिए पता है, इलेक्ट्रिसिटी का जब चोरी होता है वो सब भी तुमको देखना है, जो डिवाइस सेटअप करते हो डिवाइस पे भी ध्यान देना है। यू नीड अ पीपल टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम कंज्यूमर्स, टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजना है, इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लेन आएगा तो वो सॉल्व करना है, अपग्रेडेशन करना है नई टेक्नोलॉजी का। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का खास बात क्या है मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है ना, इट कैनॉट बी स्टोर्ड, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। प्रोड्यूस किया उसको यूज करना ही है, यू कांट स्टोर। इसलिए जितना कंजम्पशन है उतना ही प्रोडक्शन करते हैं लोग, ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो वेस्ट हो जाता है। मैं तुमको थोड़ी बोल सकता है अरे यार इस बार ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, थोड़ा ना पंखा ज्यादा चालू रखो और टेलीविजन तो बंद ही मत करो तुम लोग, ऐसा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी वंस प्रोड्यूस हैज टू बी कंज्यूम्ड, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को रिस्क है एक तरीके का। इट्स लाइक होटल, डिश बना दिया, अगर कस्टमर नहीं आया तो ये थोड़ी कर सकते हैं कि फ्रिज में रख दो, कल आएगा कल खिला देंगे, ना 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 ना, वो सब नहीं होता यहाँ। सो काइंड ऑफ, तो खाने वाला बिजनेस नहीं है, बिजनेस है प्रॉपर। चलो अभी तुम्हारा फेवरेट, टैरिफ कैलकुलेशन। ये जो टैरिफ होता है, मतलब जो आपको चार्जेस भरने पड़ते हैं, वो ना दो टाइप के चार्जेस होते हैं, फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल बोले तो तू जितना कंज्यूम करता है उसके हिसाब से, एज पर यूसेज। बोले तो फ्यूल, मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, सम टाइम लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। जैसे भी तेरे घर में भेजा 100 वाट, तुझे मिला 90, लेकिन भेजा तो 100 था ना भाई, पैसा तो 100 का लगेगा। यस, पैसा 100 का लगता है, भले ही तू 90 यूज करे, उससे लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट विल ऑल्सो बी चार्ज टू यू,
बिकॉज कंपनी ने तो इलेक्ट्रिसिटी 100 भेजी थी ना। और ऑब्वियसली और डिस्टेंट होता है, अगर आपको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वहां तक भेजूंगा तो सम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओनली, सो दैट लॉस इज चार्ज टू यू। बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द वेरिएबल पार्ट बिकॉज वो अंडरस्टूड है सर, वेरिएबल देना है। फिक्स्ड क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है, फिक्स्ड ही तुमको सीखना है, वही सीखने के लिए वीडियो बनाया। रेगुलेशन 20 एंड रेगुलेशन 21 देखना है। अब फिक्स के जो खर्चे हैं ना, ये काइंड ऑफ इनकम है टू द ओनर एंड इसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल का कैसा हिसाब मिल जाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट हो हिसाब दे दोगे। फिक्स में क्या क्या आता है देखो, कितना इंटरेस्ट लेना है, अगर आपने लोन लेके बिजनेस किया है तो इंटरेस्ट विल बिकम योर कॉस्ट। सेकेंड, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आप ओनर हो आपको कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे ना भाई, कितना तो परसेंटेज रिटर्न आवे अपने को कमाने पे। डेप्रिसिएशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट इन द टैरिफ, तो ये टोटल कॉस्ट में आता है, तो ये भी वो लोग चार्ज करते थे। एंड डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, व्हाई, बिकॉज देर इज अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व व्हेन यू सेट अप द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। जैसे आपने अभी रिसेंटली सुना रहेगा कि एयरटेल, वोडाफोन, ये जो कंपनीज है, दे हैव ह्यूज लाइबिलिटी बिकॉज दे हैव पेड, दे आर टू पे लाइसेंस फीस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पेक्ट्रम होता है ना, वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये सब पे बहुत खर्चा होता है। एंड एक कॉन्सेप्ट है एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, एडवांस अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, ये कॉन्सेप्ट भी अपने को समझना है। ये चार चीजें समझ लिया, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म। ओके, फिक्स चार्जेस, रेगुलेशन 20, रेगुलेशन 21 बताने वाला हूँ। कौन सा रेगुलेशन बताने वाला हूँ, रेगुलेशन 20 एंड रेगुलेशन 21। रेगुलेशन और एक्ट अलग चीज है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इज देयर एंड टाइम टू टाइम दे कम अप विद द रेगुलेशंस, regulation with respect to interest cost, regulation with respect to return on equity, regulation with respect to depreciation and regulation with respect to advance against depreciation। ये चार कॉन्सेप्ट अपने को समझने हैं, क्लियर है? चलो, एंड these concepts are important from the point of view कैलकुलेशन ऑफ टैरिफ फीस। तुम मन से कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकता है, पागल है क्या? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट में कौन था बताओ, which was the body name, Electricity Regulatory Commission, REC, Central Electricity Regulatory Commission, State Electricity Regulatory Commission। Okay, now first we will talk about the interest cost on debt and secondly return on equity, दोनों साथ में। देखो, if you are an investor and if you come up with the electricity company, then equity and loan, सो गवर्नमेंट बोलता है कि 30% तुम लाओ, 70% लोन लो, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, नाइस सिटीज। सो गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर ओके विथ पेइंग यू 14% पर एनम रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज रेगुलेशन 20। 14% तुमको कमाने मिलेगा, 14% यू कैन चार्ज। तो फिक्स चार्ज के टैरिफ में 14% रिटर्न ऑन इक्विटी ओनर लेता है। दूसरा, जो लोन पे इंटरेस्ट भरना है वो तो भाई एक्चुअल रेट ही रहेगा। अब जितने का तुमको लोन मिला है, जितना तुमको इंटरेस्ट भरना हो, तुम बर्डन तुम क्यों लेगा तुम्हारे ऊपर, तो अल्टीमेटली यू विल चार्ज टू द कंज्यूमर ओनली, तो एक्चुअल रेट यू कैन टेक। ये समझा क्या? तो एज पर रेगुलेशन 20 70-30 का रेशो है, ये क्लियर हो गया। 70-30 का रेशो, 70 डेट 30 इक्विटी, इक्विटी कम है याद रखना। और देखो ना, याद रखना क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ई और 3 एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। चलो, अब सिचुएशन क्या हो गई वो पढ़ो। व्हाट इफ इन्वेस्टर टेक्स लोन मोर देन 70%। अब मान लो इन्वेस्टर उतना कैपेबल नहीं है, तो उसने क्या किया, 20 रुपया खुद का लाया, 80 रुपया लोन लिया, तो भी कोई बात नहीं, आपको 20 रुपए पे 14% मिलेगा, 14%, विच इज प्रॉमिस्ड बाई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला है तेरा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर तू 14% ले ले भाई, और इंटरेस्ट एक्चुअल रेट पे चलेगा। अब तेरे को लोन ही में मिला है 80 पे 80 पे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो गवर्नमेंट इज ओके विद इट, एंड दैट इज टू विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इफ इन्वेस्टर टेक्स अ लोन लेस देन 70% कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब मान लो मैं इन्वेस्टर है, मैं बोला नहीं भाई अपने पास पैसा है, अपन 40 रुपीज दे सकता है, 60 रुपीज लोन लाएगा। देन गवर्नमेंट एक कैलकुलेशन बताता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है, देख भाई, ये जो इसमें जो
तेरा 40 में से ना पहले 10 माइनस कर, 30 पे मैंने प्रॉमिस किया है आपको 14%, वो लो। और जो 10 रुपीज है ना, ये कौन सा 10, ये वाला 10 जो एक्सेस दिया आपने, उसको लोन मान के चलेंगे और उसको लिखेंगे नोशनल लोन। लोन नहीं है, नोशनल अज्यूम्ड लोन। गवर्नमेंट अज्यूम करेगा लोन है, तो तुम्हारा लोन ट्रीट होगा 70 का, एंड तुमको उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो मिलेगा, क्योंकि 30 का जो है उस पर 14% ठीक है। अब तुम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल जाके अगर तुमको इंटरेस्ट रेट कम मिला है तो कम, जो जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से वो 10 पे भी तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन समझ के ले लो भैया, और ये सब एवरेज पे होगा, क्योंकि कैपिटल जो होता है ना अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है। सो यहाँ पे लिखा है नोट, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड एज अप्रूव्ड बाय आरईसी। हाँ, गवर्नमेंट अप्रूवल देगा बॉस। तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो कैपिटल है कि नहीं है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि ये करना था नहीं करना था। तुम ऐसे कुछ भी खर्चा करके तुम गवर्नमेंट को बिल नहीं थमा सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेशन देखो, एवरेज कैसे होना है। ओपनिंग 100 है, मान लो तुमने एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा किया 20, अज्यूम अप्रूव्ड हो गया, तो टोटल तुम्हारा कैपिटल कितना हो गया 120। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है मालूम है, देखो मान लो ये ओपनिंग में था और ये एंड ऑफ द ईयर है, तो गवर्नमेंट ना एवरेज निकालेगा इसका ऐसे, एंड एवरेज का 30% और 70% डेट और इक्विटी डिसाइड होगा। एवरेज समझा क्या? तो साल के बीच में तुम जब भी खर्चा करते हो, ये क्या होता है, खर्चा करते रहते हो, कभी मार्च में करोगे, कभी जून में, कभी जुलाई में, तो गवर्नमेंट ढूंढने नहीं बैठा है। वो क्या बोलेगा, ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना था, एवरेज करो, बात खत्म करो। मुझे मत बताओ तुमने कब खर्चा किया। एवरेज मैकेनिज्म पे चलेंगे अपन। इज दैट क्लियर विथ यू गाइस? तो विल गो बाई एवरेज मैकेनिज्म। ये समझ में आया क्या, भेजे में उतरा क्या तुम्हारे? पहले इसको लिख लो, ये भी कहाँ लिखा है तुमने? सॉरी, कुछ लिखने जैसा दिया कि नहीं तुमको मैंने? हाँ, ये लिखो पहले। ये भी लिखो। टैरिफ कैलकुलेशन। ए और बी दोनों डाल दिया उसमें, ठीक है ना? हम्म। दो सिचुएशन भी हो गई, एवरेज पे कैलकुलेशन बताया, अब एक सम हो जाए, ठीक है? आप भी कर पाओगे, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है सम। देख लो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। एक सेकेंड, क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एज पर रेगुलेशन 21, मैंने तो आपको बताया 20 और 21 ही कर रहे हैं अपन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ओके, ठीक है, रेगुलेशन 2004 फॉलो कर रहे हैं। डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन सीओडी, कमर्शियल ऑपरेशन 1 अप्रैल है। अप्रूव्ड ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट, अप्रूव्ड 15 लाख था, तुमने 15 लाख का खर्चा किया है ऐसा बोल के। डिटेल्स अलाउड एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, एडिशनल मतलब और खर्चा तुमने किया ड्यूरिंग द ईयर। रीपेमेंट ऑफ लोन एंड वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एज फॉलोज, ओके। क्या क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिख नहीं रहा है, ओके, सम पार्ट इज मिसिंग, लेट मी फाइंड आउट।
नहीं ठीक है, इसमें अपने को रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है ना, तो उतना कंसर्न नहीं है। तो अभी ध्यान दीजिए कैसे करना है। सो कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न इक्विटी, यू नो रेगुलेशन 20 में क्या रेट प्रेस्क्राइब किया है, 14% पर एनम। एंड डेट इक्विटी रेशियो क्या दिया है रेगुलेशन 20 में, रेगुलेशन 20 डेट इक्विटी का जो रेशियो सजेस्ट किया है, सजेस्टेड इज 70% एंड 30%, यू रिमेंबर दैट। अब यहां पर बात करो, आपने कितनी कैलकुलेशन करी है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये जो दिया है ना, ये टोटल ओपनिंग कैपिटल कॉस्ट है। कैपिटल कॉस्ट मतलब टोटल दोनों मिला के, इसको बोलते हैं कैपिटल। तो मैं इसमें से सिंपली अज्यूम कर लूंगा कि 30% क्या है तुम्हारा, और यू रिमेंबर द मैक्सिमम 30% इक्विटी होने वाला है। तो उसके हिसाब से लेट्स गो अहेड विद द कंप्यूटेशन। सो एक जगह लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, और कितने ईयर का करना है मुझे, 4 साल का करना है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। चलो बताओ व्हाट इज माय ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल इज 15 लाख। इन द फर्स्ट केस 15 लाख है, ध्यान दो, प्लस एडिशनल अप्रूव्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखना अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं अप्रूव्ड है। कितना है, 1 लाख अलाउड। तो क्लोजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इज अराउंड 16 लाख, yes or no, 16 lakh. So what will be average capital cost? So 15 plus 16 divided by 2, 15.55, या अब इसमें से इक्विटी शेयर कितना होता है, एट द रेट 30%। सो इसका 30% निकालिए, समथिंग 4,65,000 आता है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एट द रेट 14%। तो 4,65,000 का 14% comes to 65,100. This is return on equity for the first year. Are you clear with this? बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर का। सिमिलर वे जब सेकेंड ईयर में करने जाऊंगा तो मुझे पता है मेरा क्लोजिंग कैपिटल अभी कितना है, 16 हो गया है ना। क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम ओपनिंग दिस ईयर, और एडिशनल कितना मुझे अप्रूव्ड हुआ है, 30,000। सो आई राइट प्लस 30,000, टोटल हो गया 16,30,000। इसमें से इक्विटी कितना, 16,30,000 में से पहले एवरेज कर लेते हैं, सॉरी 16 लाख प्लस 1630 डिवाइड बाई 2 कम्स टू 16,15,000। इसका 30% जो इक्विटी है 4,84,500, इसका 14% 67,830। यह हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द सेकेंड ईयर। थर्ड एंड फोर्थ ईयर आपको करना है, ऑब्वियस ही बात है, सब करने नहीं बैठे इधर। तो क्या करोगे, 1630 ओपनिंग हो जाएगा, अप्रूव्ड कितना है 20,000 है, क्लोजिंग हो जाएगा 16,50,000, एवरेज 1630, मतलब पूरा कराओगे आप लोग मेरे से, 16,40,000 into 30%, 4,92,000,
into 14%, 68,880. The last 16,50,000 opening, 10,000 approved capital expenditure, टोटल खर्चा हो गया 16,60,000. एवरेज कितना आएगा 1650 प्लस 1660 डिवाइड बाई 2, 16,55,000. एवरेज इज प्लेन एवरेज, दिमाग नहीं लगाना है, इंटू 30%, 4,96,500 इंटू 14%, 69,510. ये रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया जो टैरिफ के कैलकुलेशन में ऐड किया जाएगा. समझा आपको कैलकुलेशन? इसमें ना ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना वो एडिशनल रीपेमेंट ऑफ लोन एंड ऑल, ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, इसका जरूरत ही नहीं पड़ रहा है. ये एक्चुअली एक और क्वेश्चन है, जब भी वो सॉल्व करूंगा तो उसमें सेम क्वेश्चन है हर एक चीज उसमें, लेकिन कैलकुलेशन डेट का करना है. अगर डेट होता तो आपको जरूरत पड़ जाता, क्योंकि डेट में इंटरेस्ट रेट बताना पड़ेगा ना आपको इसके लिए. ये इक्विटी का कैलकुलेशन था, सो वी कॉल इट रिटर्न ऑन इक्विटी. क्या पूछा एग्जाम में उसके हिसाब से जवाब दीजिए. क्लियर है यहां तक? गुड. चलो इसको कर लो. चलो ये सब कर लिया. ये सब आंसर भी निकाल चुके आप लोग, इसको कॉपी भी कर लिया आपने. हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेते हैं विच इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन. अभी समझने का कोशिश करो, ये डेप्रीसिएशन वो डेप्रीसिएशन नहीं है जो आप कंपनीज एक्ट में करते हो, ये अलग ही है. फॉर टैरिफ पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशन में डाला है इसको. रेगुलेशन 2009 की टैरिफ पॉलिसी है जिसमें डेप्रीसिएशन रेट विल बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड नॉट टू फॉलो कंपनीज एक्ट. तुमको तुम्हारा दिमाग नहीं लगाना है, गवर्नमेंट का अपना एक अजम्पशन है, उस अजम्पशन से ला रहे हैं. उनका मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो सेटअप होता है इट टेक्स अराउंड 30 ईयर्स ऑफ दैट सेटअप, फिर उसके बाद वो यूजफुल नहीं रहता है. मतलब तुम्हारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इट विल टेक अराउंड 30 ईयर्स, उसके हिसाब से दे विल डेप्रिशिएट द वेरियस एसेट्स. तो इन्होंने मेथड जो प्रेस्क्राइब करा है डेप्रिसिएशन में, एसएलएम और ओडीआरसी करके एक मेथड है विच इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड. तुमको पीएचडी नहीं करना है, तुमको सिर्फ जानना है कि रेट और मेथड गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करा है. कंपनीज एक्ट यहां फॉलो नहीं होता है. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रेगुलेशन 21 में बकायदा बताया है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाए फॉर टैरिफ पर्पस. मैं टैरिफ के एंगल से बात कर रहा हूं उसके हिसाब से. तो कैलकुलेशन फॉर ऑफ डेप्रिसिएशन रेगुलेशन 21, देखो सबसे पहली चीज उन्होंने बोला है कि रेसिडुअल लाइफ 10 ईयर्स. मतलब कोई भी जो असेट है उसका जो रेसिडुअल लाइफ है, मतलब जो हम लोग को कंसिडर करना है फॉर कैलकुलेशन के लिए 10 ईयर्स. सैलवेज वैल्यू 10% लेना है, कंपलसरी है. तुमको कितना सैलवेज मिलने वाला वो मत बताओ, हमारे हिसाब से 10% तुम्हारा एक सैलवेज वैल्यू रहेगा, स्क्रैप वैल्यू रहेगा. 100 रुपए का असेट है, 90 रुपीज तुम्हारा लॉस होगा, 10 रुपीज तुमको रिकवर हो जाएगा बेच के. ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन, जब तक लोन का रिपेमेंट हो रहा है, क्योंकि कैपिटल असेट जब लाते हो तो लोन लेकर लाते हो, तो जब तक लोन का रिपेमेंट हो रहा है डेप्रिसिएशन विल बी ऑन अ बैलेंस यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट. मतलब मान लो आपने लोन लेके असेट लाया, जब तक लोन का रिपेमेंट कर रहे हो तब तक आप 10 ईयर्स पकड़ के चलो रेसिडुअल लाइफ, उसके हिसाब से चलते रहो और जो रेट हम बता रहे हैं उसके हिसाब से करो. और जैसे ही लोन रिपे हो गया फिर उसका यूजफुल लाइफ के हिसाब से जो बैलेंस अमाउंट है उसको डेप्रिशिएट करो. मतलब लाइफ ज्यादा हो सकती है बट उनका कैलकुलेशन ऐसा है. एंड दे से नो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन लैंड. लेकिन जो लीज लैंड होते हैं, रिजर्वॉयर के लिए लैंड होते हैं, ये सब का टेम्परेरी टाइम पीरियड होता है. अभी मैंने लीज पे कोई लैंड लिया समझो 10 साल के लिए, तो आई कैन यूज इट ओनली फॉर 10 ईयर्स, आई एम नॉट द ओनर. सो 10 साल के लिए वो लैंड का जो पैसा दिया है आपने उसको आप 10 साल में डेप्रिशिएट करो. बट ऐसे अगर आप लैंड ओन्ड है देन डोंट डेप्रिशिएट इट. एंड उसके रेट अपेंडिक्स 3 में दिए हुआ. अब जो रेट है ना, रेट देखो मॉड्यूल के हिसाब से तुमको रेट आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना रेट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय हार्ट. बट मैं कोशिश करता हूं कि तुझे रेट याद रहे. ओके पहले रेट मत देखो, देखो अभी पहले असेट है ना, असेट उसको अपन डिवाइड करते हैं. सुनो, एक तो लैंड होता है, पहले आपने जमीन खरीदी खुद की, अब कम पड़ी
तो और खरीद ली, भाड़े पे ले ली लैंड, और रिजर्वायर के लिए भी लैंड ले लिया। तो लैंड 3 टाइप का हो सकता है, लैंड ओन्ड एंड लैंड लीज्ड एंड लैंड फॉर रिजर्वायर। अब रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ट्रांसमिशन मेंटेनेंस के लिए और भी एसेट लगेंगे, सिर्फ जमीन लेने से कुछ नहीं होता। बिल्डिंग लगेगी, सिविल वर्क लगेगा, कहीं कहीं पे तुमको सेटअप बिठाने पड़ेंगे, तुम्हारे इंजीनियर जाके वहाँ पे रहेंगे, या फिर जो भी सिविल वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन बेसिकली, ओके, जो भी इरेक्शंस करते हो। अब उसमें टेम्पररी इरेक्शंस भी होते हैं। टेम्पररी इरेक्शन मतलब भाई ये अभी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ काम चल रहा है तो छोटा मोटा झुग्गी बांध दो, झोपड़ी बांध दो। तो लैंड खरीदा, उसमें बिल्डिंग बनाई, सिविल वर्क हुआ, टेम्पररी इरेक्शन भी है। अब लीज लैंड भी है, लैंड फॉर रिजर्व, आईटी इक्विपमेंट्स, ऑब्वियसली ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, तो यू नीड आईटी इक्विपमेंट्स। असेट में तुम्हारे आईटी इक्विपमेंट भी आएगा। अब ये सब करने के लिए ऑफिस भी चाहिए, लेबर होगा, जो भी सैलरी वैलरी पे करोगे, तो ऑफिस में इक्विपमेंट चाहिए, ऑफिस में फर्नीचर चाहिए, ये सब चाहिए। एंड यू नीड अ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हाउ विल यू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए चाहिए ना। अब इसका जो डिवाइस होगा वो अलग होगा, ईमेल करना है, यू नीड अ सर्वर। हेलो, आईटी इक्विपमेंट वैसे ही कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं। एंड यू नीड अदर डिवाइसेस, देयर आर हेल लॉट ऑफ डिवाइसेस, बट मैंने इसको इतने में कैटेगराइज करा है। द रीजन फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ दिस वे कि डेप्रिसिएशन के रेट इतने में ही है, इतने में ही फैला हुआ है। तो देखो, लैंड खरीदा, बिल्डिंग था, सिविल वर्क हुआ, टेम्पररी इरेक्शन, लैंड फॉर रिजर्वायर, लैंड लीज्ड था, आईटी इक्विपमेंट था, ऑफिस है, ऑफिस के साथ में मेरे पास क्या है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है, ऑफिस में फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, वो सब है। फिर मेरे पास क्या था लास्ट में, अदर डिवाइसेस। बस इतना से याद रख सकते हैं। अगर तू इतना याद रख लिया तो रेट वही है। देख, सबसे पहला ओन्ड है तो जीरो, नो डेप्रिसिएशन। अच्छा, बिल्डिंग्स है, सिविल वर्क किया, 30 साल टिकता है, 30 साल, 30 ईयर्स की लाइफ होती है। देख, 30 ईयर्स के रेट के हिसाब से जा रहा, 3.33333333 इंटू 30 कर, मस्त 100 खत्म हो जाता है। 30 ईयर्स के हिसाब से डिप्रिशिएट करना है, ओके। टेम्पररी इरेक्शन को याद रखना, 100% डिप्रिशिएट कर दो, जब बनाया वो तभी गिर जाएगा भाई, 100% डिप्रिसिएशन है। उसके बाद 6.3 का डबल 6 कर दिया। जो भी मोटर्स लेट ऑन हायर है, जो भी मोटर्स आप खरीदते हो, जो हायरिंग के लिए देते हो, मतलब उसके क्या होता है, वोल्टेज वगैरह चलता है या इलेक्ट्रिसिटी हाई लेवल पे चलती है, ऐसा सब। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है आपके पास, ऑफिस फर्नीचर है, ये तीनों भी जो है एमसीओ, इसका रेट है 6.33। मोटर्स लेट ऑन हायर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड ऑफिस फर्नीचर। हेलो, वापस से, ऑफिस फर्नीचर और कम्युनिकेशन तो एक ही में था, मोटर भी डाल दो उसमें और रेट ले लो 6.33, 3 का डबल 6। सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स, अरे जो पुलिंग वुलिंग के लिए, वायर वायर खींचने के लिए जो व्हीकल लगेंगे, ऐसा सब। तो जो भी व्हीकल्स हैं जो आपको लगते हैं ये सब काम करने के लिए। एंड पोर्टेबल एसी एंड अपैरेटस। अपैरेटस मतलब छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ये सब चीज़ को काम अंजाम देने के लिए यूज़ करते हैं। देखो, एक होता है मोटर, ये मोटर है ना, और ये अपैरेटस। मोटर्स लेट ऑन हायर, ये भी एक टाइप का अपैरेटस ही है, लेकिन अपैरेटस और मोटर लेट ऑन हायर का अलग है, बिकॉज रेट्स अलग है उसके। हम लोग अपैरेटस, जो बचे हुए अपैरेटस है, उनको 9.50 के रेट से डिप्रिशिएट करेंगे, व्हीकल को 5। तो व्हीकल, एसी, अपैरेटस, इन सब को डिप्रिशिएट करना है 9.50 के रेट से, ठीक है। आईटी इक्विपमेंट्स क्वाइट इजी, आईटी का जो इक्विपमेंट है उसको कितने रेट से करने का, 15% से। एंड अदर जो बच गए वो 5.28 के रेट से। सर इतना याद रखना है क्या रेट? देख, 2-4 बार पढ़ेगा, याद हो जाएगा तुझे, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहला 3.33 वो याद नहीं रखना है, 6.33 वो भी याद नहीं रखना है। ऑफिस कम्युनिकेशन, हेलो, बिल्डिंग में ऑफिस है, ऑफिस 6.33, ऑफिस फर्नीचर, मोटर्स लेट होना है तो 6.33। उसके बाद 9.50, 9.50 में क्या आ रहा है, तेरा जो व्हीकल्स एसी अपैरेटस है, व्हीकल एसी अपैरेटस। आईटी कंपनीज, आईटी इक्विपमेंट सीधा 15% एंड बचा हुआ 5.28। अगर तू ये याद रख सकता है तो इट विल बी ग्रेट फॉर मी। दूसरा, अपने को पूरे कैलकुलेशन करते वक्त जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमको डेप्रिसिएशन का एक ही रेट चाहिए, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर टैरिफ कैलकुलेशन। कैसे निकालेंगे वेटेड? जो भी इंडिविजुअल असेट पे तूने डेप्रिसिएशन निकाला, उस असेट का वैल्यू ले ले नीचे और ऊपर ले ले डेप्रिसिएशन इंटू 100, बात खत्म हो गई। ऑब्वियसली इसमें लैंड नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा लैंड? अबे साले, लैंड पे डेप्रिसिएशन का है तो उसको इग्नोर कर दियो। सो असेट एक्सक्लूड्स ओन्ड लैंड। अब एक सम आपके मॉड्यूल में दिया है ऐसा,
क्लोजिंग बैलेंसेस दिए और बोला है कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये देखो इधर, अब ऑब्वियस सी बात है रेट एज पर अपेंडिक्स 3 लेना है। अब मेरे को रेट कहाँ मालूम है, अब तो तुमको रेट पता है, चलो बताओ फटाफट, मैं लिख देता हूँ। हेलो, तुम रेट बताओ, मैं लिख देता हूँ। फुल ओनरशिप है, लैंड अंडर लीज वाला, वेरी गुड। बिल्डिंग, रेलवे साइडिंग, ये सिविल वर्क है, ठीक है। टेम्पररी इरेक्शन, आईटी इक्विपमेंट्स, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल्स 9.5%। अपैरेटस अदर देन मोटर्स, क्योंकि मोटर्स ऑन लाइन का जो है वो 6.33 था और इसका 9.50। ये तीनों एक ही साथ थे ना बेटा। कम्युनिकेशन भी इसके साथ ही है, एन ऑफिस भी इसके साथ ही है, ये तीनों एक ही साथ है और ये तीनों एक साथ में, ठीक है। सर उसके बाद का तो आपने बताया नहीं था कुछ। अबे साले इसलिए नहीं बताया था बिकॉज इसका रेट एक ही है। ये देख, बस आप क्या करिए, ये सारे रेट्स डेप्रिसिएशन निकालिए इंडिविजुअल एसेट में, पहला वाला छोड़ देना, इसको इग्नोर कर दो। तो टोटल वैल्यू निकालिए। आपका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। निकालो डेप्रिसिएशन ऑन इंडिविजुअल एसेट और उसका समेशन कर देना, एंड समेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट कर दो इंटू 100 कर दो। आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और आप कहला जाओगे चैम्प, क्योंकि आपने कैलकुलेट कर लिया, रेट भी बाय हेड कर लिया और कैलकुलेशन भी कर लिया। दैट विल बी अ ग्रेट डील फ्रॉम योर साइड। तो ये कैलकुलेट करके फटाफट मेरे को दे दो, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने आता है। ओके, आंसर जो फाइनल है अप्रोक्सीमेट 6.47 और 6.50% तक मैं चला लूंगा। तो ये जो झगड़ा मत करना, कमेंट में आप आंसर लिख सकते हो, ये आंसर तकरीबन लेकर आओ एवरेज रेट का। ला पाएगा? हाँ ला देगा तू, उसका कोई टेंशन नहीं। ये क्वेश्चन क्लियर है? सर इतना बड़ा क्वेश्चन अबे टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो फिर ये देख ले क्वेश्चन। चलो ग्रेट। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन की चीज देखो, क्वेश्चन में क्या है पढ़ियो, ध्यान दियो जरा। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर रेगुलेशन 2009। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डेट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन 1 सितंबर 2010 को हमने चालू किया। कमर्शियल ऑपरेशन क्या होता है, पूरा सेटअप बिठाना पड़ता है। जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पूरा सेटअप बिठा देती, चौचक एकदम मस्त वाला, तब वो लोग ऑपरेशन शुरू करता है, इलेक्ट्रिसिटी बेचना शुरू कर सकता है।